भाई मेरे 2 मार्च का आपका साइंस का पेपर है और आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो भाई इतने जो पीछे लिखा गया ना ये सारे टॉपिक कर लो और कसम से इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि 75 मार्क्स लेके आओगे साइंस में आउट ऑफ 80। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन आपको शिद्दत से दिल से एकदम ये सारा टॉपिक आपको कवर करना है 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है? क्योंकि एग्जाम एकदम करीब आ गया, 2 मार्च का एग्जाम है। तो ये अगर कवर कर लेते हो तो कसम से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, क्योंकि यही से सीबीएसई क्वेश्चन छापती है, यही सारे टॉपिक्स को। अगर ये सारे टॉपिक्स आप अगर क्लियर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो इन 3 से 4 दिनों में, तो आपका भाई मजा आ जाएगा, आपका मार्क्स बूस्ट हो जाएगा। अगर आपके 20, 25, 30 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 80, तो आज के इस वीडियो से ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आपका 70 से 75 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा आउट ऑफ 80 में बात कर रहा हूं। जी हां, मेरा नाम है विजय तानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं अपने चैनल पे, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर दे और ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो पाए। जी हां, स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक भाई कर ही लेना और सीरियस हो जाओ भाई। अब कब सीरियस होगे भाई? 2 से 4 दिन एग्जाम का बचा हुआ है, वो भी साइंस का। अब कब सीरियस होगे, है ना? तो अब सीरियस हो जाओ, अब सारा जो है ना सब कुछ छोड़ दो और आ जाओ यहां पर और ये सारे टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है? और भाई ये सारा टॉपिक को अगर आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो मेरे से बहुत अच्छे तरीके से 1 शॉर्ट वीडियो में, तो इस वीडियो पे, हाँ इस वीडियो पे आप 100 लाइक कर दो। ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 100 लाइक अगर आ जाएगा और कमेंट भी अगर आ जाएगा कि सर ये सारा जितना टॉपिक आप पीछे लिख के रखो ये सारा टॉपिक का ना आप 1 शॉर्ट वीडियो कर दो, लगभग 1.5 घंटा में हम 1.5 से 2 घंटा बहुत हो गया, उसमें हम पूरा कवर कर देंगे। तो अगर ये आप करते हो कमेंट और 100 लाइक करते हो तो हम डेफिनेटली वो वीडियो जब 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा तुरंत हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम हमेशा आपके लिए 24/7 लगे रहते हैं। जी हाँ, तो आइए देखते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना मेहनत आप ही लोग के लिए करते हैं। चलिए, पहला जो चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए भाई, कुछ ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स अभी नहीं पढ़ने हैं। समय कहां बचा यार? आप ही जनरली सोचो भाई, समय कहां बचा? चैप्टर्स पूरे आपको बहुत 2-3 महीना पहले करने थे, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, चैप्टर पूरा पढ़ ही नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है। तो आप क्या करोगे? जैसे आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर उठाए, इसमें से आपको क्या करना है? आपको बैलेंसिंग, जो केमिकल रिएक्शन को जो बैलेंस करते हो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला होता है वो कर लो, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन सीबीएसई हर बार पूछ रही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देख लो, हर बार क्वेश्चन यहां से रहता है। तो भाई केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो कर लो। अगला डीकंपोजिशन रिएक्शन से हर बार सवाल आता है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन पर जितने एनसीईआरटी, भाई ये सब जो है ना आपको एनसीईआरटी से पढ़ने, क्योंकि सवाल जो बनेंगे आपके एनसीईआरटी से बनेंगे। तो ये सारा पढ़ने के बाद, यानी एनसीईआरटी से ही ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी से ये पूरा कवर कर लेते हो और ये पूरा कवर हो गया, मान लो 2 दिन में आपने कवर कर लिया, तो 3 और चौथा दिन आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करने। अगर इतना कर लिया तो भाई लाइफ झिंगा लाला, ठीक है? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है और डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। जितना सब टॉपिक बता रहा हूं सारा एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं और से नहीं आते। एनसीईआरटी में जितने डीकंपोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस निकलता है। और यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लीड ऑक्साइड का जो कलर होता है येलो होता है। तो ये सारा आपको वहां पर मेंशन किया गया है, तो एनसीईआरटी से पढ़ोगे आप। जैसे दूसरा है भाई FeSO4 को, जिसका कलर भाई लाइट ग्रीन होता है, वो जो है ग्रीन क्रिस्टल होता है, और उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जिसका रंग होता है ब्राउन कह रहा हूं मैं, हाँ ब्राउन ही होता है, रेडिश ब्राउन होता है, भूरा हाँ ब्राउन होता है, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलता है। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जो रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है डीकंपोजिशन रिएक्शन पे, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द रिएक्शन, यू हैव टू कंप्लीट। डेफिनेटली यू कैन गेट गुड मार्क्स इफ यू डू दिस। ओके भाई, अगर आप ये कर ले तो बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। एनसीईआरटी से ही रिएक्शंस करने। और तीसरा भाई इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, यानी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको करने हैं एनसीईआरटी से। और जो
यहां पर रिएक्शंस दिए होंगे, एनसीईआरटी में वही करने। ज्यादा आपको कोई भी साइड बुक नहीं अभी पढ़ना है, फिलहाल में एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जितना टॉपिक मैंने आपको बताया सारा एनसीईआरटी से कवर कर लो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक में भी बहुत सारा रिएक्शन होगा। जैसे इंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको आ जाएगा कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आ जाएगा। और एक्सोथर्मिक से व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कम टाइम में ही आपका कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी में सारा पॉइंट दिया हुआ, एवरीथिंग मेंशन्ड है। ओके, चौथा रहा रेडॉक्स रिएक्शन। भाई रेडॉक्स रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके? रेडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्शन लिखी रहेगी और आपको उसमें बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह का भी सवाल फंसता है, सारा एनसीईआरटी में मेंशन है, आप एनसीईआरटी से ही करना। दूसरा चैप्टर है हमारा, और देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से और कुछ मत करना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया है। उसके बाद मैं इस मुद्दे पर पहुंचा हूं कि यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीवाईक्यूज भी मैंने देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पलटे पीवाईक्यूज के 16 के 17 के 2017 के 2018 के 19 के 20 के 21 22 23 सब उल्टा। तो पता चला कि यहीं से सवाल आ रहे हैं, तो मैंने यही सारे आपके टॉपिक से सेलेक्ट करके दिए, ये आप करो, डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में कर लेना। अब अगला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना भाई, यही 4 टॉपिक कर लो, अपना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सारा क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड का। और ये करने का टॉपिक पढ़ने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सैंपल पेपर करना ही करना है, क्योंकि सैंपल पेपर आप नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरह से रहेगा, क्वेश्चन आएगा कैसे। तो पता चला कि आप बढ़िया से पढ़े हुए हो और क्वेश्चन आया फिर भी आपसे नहीं बना, तो कम से कम 2 से 3 सेट आपको करना है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, जिससे आप वहां पर थिंक कर सको, सोच सको। ठीक है, तो माइंड में दिमाग नहीं चलता, मतलब एग्जाम के टाइम दिमाग नहीं चलता, ये बात मैं बोल रहा हूं। अगला चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे आपको प्रिपरेशन याद करना है, कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन होते हैं और कुछ यूजेस, जैसे वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होते हैं और इसका यूज क्या है, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन और यूजेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारा वीडियो देखना चाहते हो, अगर आपको एनसीईआरटी में समझ नहीं आती तो मैं सारा वीडियोज बना चुका हूं, वो भी 1 शॉट में, आप जाके देख सकते हो। एवरीथिंग मैं करवा चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉशिंग सोडा का रिएक्शन और यूजेज, बेकिंग सोडा का रिएक्शन और यूजेज, और फिर ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन एंड यूजेज आपको करना चाहिए। एक बार मैं वीडियो देख लूं, सही से चल रहा है? हाँ सही से चल रहा, अभी तो सही से चल रहा। उसके बाद पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है ना, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका रिएक्शन, कितना डिग्री टेम्परेचर लगता है जो वहां पर बनता है, और प्लस में इसका यूजेज, क्या क्या यूजेज है वो सारा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोर एल्केली प्रोसेस, कल के एग्जाम में आपके आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं विजेता सर ये बता रहा हूं कि कल के एग्जाम में, सॉरी कल के एग्जाम नहीं, जो साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में क्लोर एल्केली प्रोसेस इस बार आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो क्लोर एल्केली प्रोसेस डेफिनेटली इस बार के एग्जाम में आएगा, साइंस के एग्जाम में कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा पीएच स्केल एंड पीएच। ये देखिए पीएच और पीएच स्केल से मतलब आज तक ना एक ऐसा हुआ ही नहीं कि जो सवाल नहीं बनाओ, हर बार सवाल बनाए, हर बार सवाल बनाए, हर बार सवाल बनाए, ऐसा कोई सा भी ईयर नहीं है जिसमें सवाल नहीं बना। पीएच और पीएच स्केल से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% रहेगा और रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट सर, ये हो गया, बस इतना ही करना है आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना। तीसरा चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, जैसे CO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हो गया NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, MgCl2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सब आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर ना आयोनिक कंपाउंड का ना प्रॉपर्टीज आता है एग्जाम में, आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि NaCl, सॉलिड NaCl जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो क्यों नहीं करती, या फ्लो ही क्यों नहीं करती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड फॉर्म में NaCl रहता है तो वो उसके आयंस फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जब भी उसको मोल्टन स्टेट में ले आते हैं या एक्वस फॉर्म में ले आते हैं NaCl को, तो उसमें आयंस फ्री हो जाते हैं, और आयंस फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी और ये कर लेना आप।
और अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। भाई सारा एनसीईआरटी में मेंशन है, आप एनसीईआरटी से ही करो, हम रिकमेंड करते हैं कि आप एनसीईआरटी से ही करो। आफ्टर ऑल यू विल गेट बेनिफिट, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एनसीईआरटी से नहीं समझ आ रहा है तो आप लेक्चर देख लो, मेरा लेक्चर देख लो, या कोई भी टीचर का आप लेक्चर देख सकते हो, और आप वही टॉपिक देखना, क्योंकि लेक्चर तो वन शॉट का होगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, पूरा चैप्टर होगा, तो आप वही टॉपिक देखो जो टॉपिक यहां पर मैंने बताया है, वही टॉपिक देखो, काम निकल जाएगा आपको, और इंटू 2 के स्पीड में देख लेना, टाइम भी बचेगा। और अगला है एम्पैथेटिक ऑक्साइड। भाई एम्पैथेटिक ऑक्साइड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एम्पैथेटिक ऑक्साइड? ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर परफॉर्म करता है, शो करता है, उसी को बोलते हैं एम्पैथेटिक ऑक्साइड। एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना ये सब, मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी से कर लो या लेक्चर देख लो, जो आपको करना ही कर लो। तो बस इतना ही मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको करना है। नेक्स्ट हो गया हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसमें मैं एक चीज भूल गया जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा, चौथा चीज जो है वो है होमोलोगस सीरीज, मैं भूल गया था। होमोलोगस सीरीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे इंपॉर्टेंट तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूं। आप ना प्रीवियस ईयर पेपर उल्टा लो, हाँ भाई उल्टा ही लो, अभी 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो अभी नहीं है, 23 तक है ना भाई साहब। ऐसा एक भी ईयर नहीं है जिसमें होमोलोगस सीरीज से सवाल नहीं आए। हर बार आप देख लो ना भाई, आप देख लो, हर बार होमोलोगस सीरीज से सवाल आए, हर बार। तो होमोलोगस सीरीज जो नहीं किया वो तो भाई गया, होमोलोगस सीरीज जो नहीं किया वो तो गया भाई, गया, वो मैं बता रहा हूं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और थोड़ा ट्रिकी भी लगता है सबको, लेकिन कोई बात नहीं है। इसमें आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लो, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन, और आपको क्या करना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आते हैं ना, वो सारा 3 स्टेरिफिकेशन, सॉप्निफिकेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सारा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का जो क्लिंजिंग एक्शन है सारा कंप्लीट करवा चुका हूं, या आप एनसीईआरटी से पढ़ लो या लेक्चर देख लो। क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप और होमोलोगस सीरीज, भाई अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको केमिस्ट्री से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कसम से बता रहा हूं, केमिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा आपका क्लियर है, ठीक है। आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लो, स्टेरिफिकेशन कर लो, सॉप्निफिकेशन कर लो एंड क्लिंजिंग एक्शन कर लो, सॉप का क्लिंजिंग एक्शन कैसा होता है, और होमोलोगस सीरीज कर लो। भाई होमोलोगस सीरीज जो नहीं किया वो तो गया, होमोलोगस सीरीज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% इस बार भी सवाल आएगा, हर बार जैसे 10-15 साल से आ रहा है सवाल, उस तरह से यहां भी होमोलोगस सीरीज में सवाल बनेगा ही बनेगा, हर बार बनता है, चाहे 2 नंबर का बने 3 नंबर का बने, लेकिन बनेगा जरूर। चलिए, तो ये था केमिस्ट्री पोर्शन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, सल्टा लिया है हमने केमिस्ट्री सेक्शन। एंड नेक्स्ट हमारा फिजिक्स सेक्शन अब स्टार्ट हो जा रहा है। फिजिक्स में हमको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों मैंने कंप्लीट किए हैं। अब देखो दोनों में आपको बस इतना ही, देखो 4 ही टॉपिक पढ़ना है भाई, 4 ही टॉपिक एनसीईआरटी से जल्दी जल्दी पढ़ लो, बात खत्म है। देखो क्या है, इमेज फॉर्मेशन तो हर बार आएगा भाई, इमेज फॉर्मेशन से सवाल या तो आपके ऑब्जेक्टिव में फंस जाएंगे 1 मार्क्स में, और नहीं तो 2 मार्क्स में तो 100% फंसेंगे, कि इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का। देखो भाई कॉनकेव मिरर है, ये मिरर का है, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन 6 आपको थे ना, 6 था ना भाई कंडीशन, 6 केस बन रहा था, वो 6 केस आपको याद होना चाहिए कि अगर P और F के बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है और उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, डिमिनिश्ड होता है कि हाईली डिमिनिश्ड होता है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का, जी हाँ लेंस का, ठीक है, ये कर लेना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज, यूज क्या आता है, कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है और कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है, ठीक है। रियर व्यू मिरर जो होता है वो इसी को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, जो मोटरसाइकिल होता है उसमें जो रियर व्यू दोनों मिरर लगे होते हैं तो वो सारा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, तो ये सब का यूज आप लिख लेना। और तीसरा है मिरर एंड लेंस। देखो भाई लेंस से तो बहुत कम ही सवाल आते हैं, लेकिन मिरर से जो है ना भाई, मिरर से हर बार सवाल आते हैं मिरर फार्मूला पर, मिरर फार्मूला से
हर बार सवाल आते हैं और मैं विजेता आनंद और इस बार भी बता रहा हूं कि मिरर फार्मूला से सवाल आएंगे आएंगे, 2 नंबर में फंसेंगे ही फंसेंगे और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में फंसेंगे। 100% लिख लो इस बात को। तो आपको करना है, और एनसीईआरटी का जितना सारा आपको न्यूमेरिकल है ना मिरर फार्मूला पर बेस्ड, कर लेना भाई, बता रहा हूं कि कर लेना 100% आएगा। हर बार आता है और इस बार भी आएगा, पिछले 15 सालों से आ रहा है, इस बार भी आएगा। ठीक है। और चौथा, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लेना, नहीं भी करोगे तो काम आपका हो जाएगा, इससे उतने सवाल नहीं आते, फिर भी आप एक बार देख लेना। ठीक है। अब अगला आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से भाई एक ही सवाल आते हैं जो कि पिछले 10 सालों से रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। वो क्या है? ह्यूमन आई एंड ह्यूमन आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। मतलब ह्यूमन आई का डिफेक्ट क्या क्या है आपको पता है? प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारा मायोपिया, ये सारा क्या है भाई? ये सब क्या है? ये सब आई डिफेक्ट है, ह्यूमन आई डिफेक्ट है। और उस आई डिफेक्ट को, उस आंख के खराबी को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका करेक्शन कैसे हो सकता है, तो वो आपको कर लेना। मतलब भाई पिछले 10 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, 10 सालों से भी ज्यादा से आ रहा है। मैं बार बार ही इस बात को गौर किया हूं, देखा हूं, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा। अब देखिए प्रिज्म पर क्या होता है कि प्रिज्म का डिस्पर्शन कैसे होता है। अगर व्हाइट लाइट अगर इंटर करेगी प्रिज्म से तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो वो आपका कलर का पैटर्न याद रहना चाहिए। विबग्योर होता है, VIBGOYR होता है ना, वो कलर का पैटर्न आपको याद रहना चाहिए। यहां से भी सवाल आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये प्रिज्म है, इससे व्हाइट लाइट निकला तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर ये 7 कलर का जो है ना पैटर्न आपको याद रहना चाहिए। जो मैं आपको बता दूं विबग्योर होता है, ठीक है, यही होता है ना, आई थिंक विब, आप देख लेना एक बार मिला के, इसी तरह से पैटर्न होगा, आप याद कर लेना इसको। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और इससे भाई कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। जैसे ओम्स लॉ तो 100% भाई, ये तो इसको परिचित करने का हमको जरूरत ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, तो इसको कर लेना। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट वगैरह, इसका प्रूफ, डेरिवेशन, एवरीथिंग आपको आना चाहिए। दूसरा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी कर लेना, और आई थिंक आपको आता ही होगा। अब तीसरा है रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकल, और देखिए इस फार्मूला पर जो है न्यूमेरिकल हर बार आते हैं, हर बार आ रहे हैं। रेजिस्टिविटी पर न्यूमेरिकल हर बार आ रहे हैं, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। कहेगा क्या कि एक वायर है, इसका लेंथ हमने हाफ कर दिया तो इसका एरिया क्या होगा, इस तरह का सवाल हर बार आ रहा है। इस तरह का सवाल आप एनसीईआरटी में बहुत सारा है, आप लगा लेना, 2-4 सवाल इस पर प्रैक्टिस कर लोगे, काम खत्म, आपका काम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक पावर से भी 1-2 न्यूमेरिकल आप कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर से भी न्यूमेरिकल हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कर लो भाई आप। ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं बोल रहा मैं पूरा ऐसा नहीं बोला मैं पूरा चैप्टर कवर कर लो, बस कुछ टॉपिक्स हैं उसको आप कवर कर लो, एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। और जितने सारे क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं वो सारा आप एक्सरसाइज से कर लो। फिर आप जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के अंदर में जितने सारे क्वेश्चन दिए वो वही करो, आप काम हो जाएगा आपका, सारा क्वेश्चन वहीं से आता है हर बार। अब चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों को बहुत ट्रिकी लगता है, और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं, और मेरे को बहुत सारे कोचिंग में भी बोलते हैं बच्चे कि सर ये चैप्टर तो घुसता नहीं है दिमाग में। तो घुसाने की अभी फिलहाल में आवश्यकता नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ोगे क्यों आप, वैसे भी माइंड में और प्रेशर आ जाएगा। आप क्या करो, अभी तो टाइम नहीं है कि वो करने का। तो चलिए देखिए भाई प्रॉपर्टीज। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई लाइट कट गई थी जिसके वजह से मैं थोड़ा स्टॉप हो गया, फिर से लाइट आई है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों को ट्रिकी लगता है, लेकिन अभी भाई कुछ नहीं करना आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ये आप कर लेना। फिर आपको ना आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मतलब जैसे आप सोलेनाइड की कर लो या आप बार मैग्नेट की कर लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो उसकी क्या होती है, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नीट्यूड होती है वो मतलब हम चेंज नहीं कर सकते बार मैग्नेट की, क्योंकि वो फिक्स्ड होती है उसको। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की करे तो या सोलेनाइड की करे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है अंदर से, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट। और क्या क्या होती है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे,
तो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करके, ठीक है। तो ये बात है, ये आप कर लेना एक बार, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना। सोलेनॉइड तो 100% आएगा ही आएगा, ये करना ही करना है। राइट हैंड थंब रूल डेफिनेटली करना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करना ही करना है। और डोमेस्टिक सर्किट, देखिए डोमेस्टिक सर्किट में ना वो जो तीनों वायर होते हैं उसके कलर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलर कोडिंग की बात करें, जैसे हमारा जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ये सारा आप लोग कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड शॉर्ट सर्किट में ये सब कर लेना, यानी फ्यूज एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ये केमिस्ट्री के रह गए और ये आपके फिजिक्स के रह गए। बायोलॉजी के अभी बता देता हूं, तो इसको नोट कर लो भाई जल्दी। तो अब हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं। लाइट कट गई थी जिसकी वजह से मुझे ऐसे शूट करना पड़ रहा है। तो लाइव प्रोसेस में आपको क्या करना है, देखो यही सारा टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे नेफ्रॉन का डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का आपको फंक्शन याद करना है। जैसे पेप्सिन होते हैं, म्यूकस होते हैं, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का आपको फंक्शन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और ये सारे आपको एनसीईआरटी से करने भाई, एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी से ही तो क्वेश्चन फंस रहा है। तो एनसीईआरटी बाय लाइन जो कर लेगा ना, उसका काम क्लियर है, हो जाएगा। फिर ट्रांसपिरेशन कर लेना कि क्या होता है कि मतलब कोई ट्री के द्वारा, यानी प्लांट जो है अपना एक्सेस वाटर अपने बॉडी से जब स्टोमेटा के थ्रू लॉस करते हैं तो उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। लिम्फ क्या होता है ये भी कर लेना एक बार, है ना, लिम्फ कर लेना। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं और इसका रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये लाइव प्रोसेस में इतना सारा टॉपिक आपको करना है। और बच गया हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसका भी बता देता हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपको क्या करना है, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, सिनेप्स हो गया, सबका डायग्राम होता है भाई, सब कर लेना। न्यूरॉन का डायग्राम तो 100% इस बार आना ही आना है और हर बार आता है। प्लांट हार्मोन का जो फंक्शन होता है, जैसे गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होता है, ये सारा जो है ना, ऑक्सिन वगैरह, ये सभी जो प्लांट हार्मोन है सभी का आपको फंक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप कर लेना। जैसे एब्सिसिक एसिड का मतलब फंक्शन क्या होता है कि वो जो है ना, प्लांट का जो पत्ते होते हैं, लिप्स होते हैं, उसको मतलब क्या करते हैं, जमीन पर गिराने का काम करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको, जैसे ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम हो गया। जैसे अगला है ह्यूमन का इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का फंक्शन। जैसे ह्यूमन में जो हार्मोन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंड्रेलिन हार्मोन है, बहुत सारा हार्मोन है, उसका भाई आपको क्या करना है, आपको फंक्शन याद करना है। फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है। अगर ये कर लोगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना सारा टॉपिक आप कर लेना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। अगला है हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। और रिप्रोडक्शन चैप्टर से आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आप कर लेना, बडिंग कर लेना, सारा एनसीईआरटी से करना है आपको, सारा एनसीईआरटी से करना है। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस, फिर बडिंग कर लेना, पॉलिनेशन कर लेना, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो भी कर लेना। और फ्लावर डायग्राम 100 बार आता है भाई, फ्लावर का डायग्राम और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। और डायग्राम आपको पता है कि डायरेक्ट आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहता है, आपको लेबल करने के लिए कहता है। और लेबल का मतलब वहां पे किया रहता है, आपको उस पार्ट का नाम लिखना रहता है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग कर लेना बढ़िया से। ये हो गया भाई रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, एक मिनट, नेक्स्ट बात करता हूं, ये हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है उससे, ठीक है। देखो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। F1 और F2 जनरेशन में जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो होता है, मेंडल एक्सपेरिमेंट जो F1 और F2 जनरेशन वाला करवाए थे ना पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे, तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से सवाल आता है। और अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन, 100% यहाँ से सवाल आएंगे। और मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है कि फर्स्ट जनरेशन में जो है आपको क्या होता है कि सारे जो है आपको डोमिनेंट निकलते हैं। जैसे अगर हमने टॉल प्लांट लिया, उसको क्रॉसिंग करवाया, तो F1 जनरेशन में आपको सारे टॉल प्लांट ही देखेंगे। तो ये सारा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 100% कर लेना भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए अगला आता है अर्बन इन्वायरमेंट में। तो कुछ ही टॉपिक है जो आपको करने हैं। इकोसिस्टम, डिफाइन इकोसिस्टम, और फूड चेन और फूड वेब को डिफाइन कर लो, टॉपिक लेवल कर लो और 10% लॉ कर लो, बस काम कंप्लीट है। तो इतना सारा आप लोग कर लोगे तो भाई आपका काम हो जाएगा। और आप 70, जी हाँ भाई मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप पूरा कर ले तो 75+ स्कोर करोगे आउट ऑफ 80 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप कर लेना भाई, ठीक है। आप सिंसियर हो जाओ, अभी टाइम है 4 दिनों का, तो 4 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। इतना सारा टॉपिक पढ़ने के बाद आपको सैंपल पेपर करना है, करना ही करना है, और PYQ क्वेश्चन भी कर लो। डेफिनेटली आप 75+ मार्क्स स्कोर करोगे और 20 नंबर तो स्कूल से मिलेगा, यानी 95% मार्क्स आपको 100% आएगा साइंस में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।